जब शाहीन बाग में नारा लग रहा था, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाही इल्लल्लाह, जामिया में हिंदुओं से आज़ादी मांगी जा रही थी, उसी दौरान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी नारे लग रहे थे कि हिंदुओं की कब्र खुदेगी एएमयू की छाती पर। लेकिन अब हमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से देशभक्ति सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी कह रहे हैं कि स्वाधीनता संग्राम में एएमयू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज भी वह राष्ट्र प्रेम का भाव पैदा कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजीव चौधरी। कहते हैं डॉल्फिन मछली अपने साथी के साथ हुए संवाद को 20 वर्षों तक याद रख सकती है। हाथी को अपने दोस्तों और दुश्मनों के नाम आधी सती से भी ज़्यादा समय तक याद रहते हैं, लेकिन एक हम है जो सब कुछ फटाफट भूल जाते हैं। क्योंकि इसी 13 अगस्त को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक वेबिनार में तुर्की की गिरेसुन विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हिलाल शाहीन को आमंत्रित किया गया था, जिस पर कुछ भाजपाइयों ने ऐतराज जताते हुए इसे देश विरोधी घटना बताया था। लेकिन 13 से 27 अगस्त आते आते एएमयू देशभक्ति का अड्डा बन गया, जबकि इतिहास साक्षी है कि 1947 में धर्म के आधार पर देश में बंटवारे की नींव भी इसी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में रखी गई थी। चौंकाने वाली बात यह है कि 21वीं सदी में एक बार फिर भारत को बांटने की बात यहीं से लगातार कई बार हो रही है, वो भी जिन्ना को आदर्श मानकर, उनकी तस्वीर सजाकर। लेकिन इसके बाद भी इसे राष्ट्र प्रेम का भाव पैदा करने वाला संस्थान बताया जा रहा है। थोड़ा पीछे चले तो सारा माजरा आपको समझ आ जाएगा। आखिर कौन थे वे लोग जिन्होंने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया? इस्लाम और अखिल इस्लामवाद का पाठ उन्होंने कहाँ से पढ़ा था? कोई सूफी, कोई शिया, कोई सुन्नी, कोई अहमदिया, कोई उदारवादी, कोई कट्टरवादी, कोई हिंदू समर्थक, कोई मुस्लिम समर्थक, कोई हिंदू विरोधी, सेक्युलर, लिबरल। यानी कहने को सबके अपने अपने अलग रास्ते थे, लेकिन सामान्य लक्ष्य सबका एक था, और वो था पाकिस्तान का निर्माण। किसने उन्हें इस लक्ष्य तक पहुंचाया? तो सभी सवालों का जवाब आएगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। किताबों में लिखा जाता है कि समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिमों की बेहतरी के लिए आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता को महसूस किया और 1875 में एक स्कूल शुरू किया, जो बाद में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज और अंततः 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना था। सर सैयद अहमद खान को बहुत बड़ा सेक्युलर बताया जाता है, लेकिन स्कूल और विश्वविद्यालय दोनों में ही मुस्लिम शब्द जरूर जोड़ा गया। यहीं से इनकी सेकुलरता को समझा जा सकता है। फिर कहा जाता है कि सर सैयद अहमद खान तो हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। अगर ऐसा था तो विश्वविद्यालय का नाम अलीगढ़ हिंदू मुस्लिम विश्वविद्यालय भी रखा जा सकता था। देशभक्ति की मिसाल तो इनकी ऐसी है कि स्वतंत्रता से पहले अशफाकुल्ला खान का नाम ले लेते हैं और बाद में अब्दुल हमीद का। इसके बाद इनके पास नामों का जैसे अकाल पड़ जाता है। लेकिन हम बात सर सैयद अहमद खान की करें तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के एक निष्ठावान सेवक के रूप में 1857 के विद्रोह के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया था और 1878 से 1883 तक गवर्नर जनरल की विधान परिषद के सदस्य रहे थे। सैयद का मानना था मुस्लिम सशक्तिकरण अंग्रेजों के प्रति निष्ठा रखकर ही हो सकता है। आज़ादी वजादी सब फालतू की चीज़ है। यही नहीं, सन 1875 में लाहौर में मोमडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में दिए गए संबोधन में स्थापित मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के उद्देश्य का वर्णन भी सर सैयद ने किया था। उन्होंने कहा था, हमारे लिए इस्लाम पर चलना आवश्यक है। हमारे युवाओं को अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ मजहब और उसके इतिहास की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। उन्हें इस्लामी आपसी भाईचारे का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए तथा विघटनकारी प्रवृत्तियों का प्रतिकार करने के लिए अरबिया फारसी से ही परिचित होना चाहिए। मुस्लिम नेशनलिज्म इन इंडिया, शरीफ अल मुजाहिद, स्टडीज इस्लामिक, खंड 38, पेज संख्या 90 पर यह पूरा भाषण चिपका पड़ा है। सर सैयद की इसी मोमडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑल इंडिया मोमडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से दिसंबर 1906 में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की, जिसे अंततः पाकिस्तान को जन्म दिया। सर सैयद और मुस्लिम लीग दोनों का उद्देश्य था अंग्रेजीदा मुसलमानों और अंग्रेजों के पिछलग्गू नवाबों तथा अभिजातों का दल बनाकर अंग्रेजों से सुविधाएं हासिल करना और भारत में मुस्लिमों की नेतागिरी करके एक ताकत के रूप में उभरना। 1867 में सर सैयद ने बनारस के आयुक्त शेक्सपियर से वार्तालाप में पहली बार हिंदू और मुसलमानों को दो राष्ट्र के रूप में वर्णित किया था।
पुस्तक अल हिंद मुजाहिद उक्त पेज संख्या 92 में 1883 में दिए गए एक भाषण में सैयद ने यह भी कहा था कि मान लीजिए कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा तो भारत का शासक कौन होगा। क्या इन परिस्थितियों में संभव है कि मुस्लिम और हिंदू, जो कि दो राष्ट्र हैं, एक ही सिंहासन पर बैठे और सत्ता में बराबर बने रहे? ये नामुमकिन होगा। लेकिन 1911 आते आते क्या हुआ, जब ये लोग अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, उसी दौरान 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द करने, साथ ही असम और पूर्वी बंगाल के मुस्लिम बहुल प्रांत को समाप्त करने से अंग्रेजों के प्रति मुस्लिमों की वफादारी अब उनके प्रति नाराजगी में बदल गई थी। उधर बाल्कन युद्ध छिड़ गया था, जिसने ओटोमन तुर्कों को ब्रिटिश सरकार ने यूरोप के उपनिवेशों से वंचित कर दिया था। साथ ही अलीगढ़ कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाने से मुस्लिमों के प्रस्ताव को नकार दिया था। तो अब अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज ब्रिटिश विरोधी केंद्र में बदल दिया और खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया गया। यह खिलाफत भारत की आज़ादी के लिए नहीं थी, बल्कि तुर्की से खलीफा की पदवी हमेशा जाने वाली थी। इस कारण मुस्लिमों में ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा हो गई, क्योंकि अखिल इस्लामी और भारतीय मुस्लिम हितों पर संकट दिखाई देने लगा था। शौकत अली और मोहम्मद अली जौहर खिलाफत आंदोलन में एक प्रमुख विपक्षी भूमिका निभाने वाले बन गए थे। इसमें केरल में मालाबार में हिंदुओं को निशाना बनाया गया, हजारों हिंदुओं को मारा काटा गया और धर्मांतरण कराया गया। जिस समय ये लोग इस कुक्रम में लगे थे, इधर सेकुलर जमात के खलीफा गांधी जी इसे आज़ादी का आंदोलन बताने लगे रहे थे, जबकि वो मुस्लिम साम्राज्य के लिए लड़ रहे थे। लेकिन अंग्रेज समझ गए और इन्हें चुप करने तथा दोबारा अपने तलवे चटवाने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया। इसके बाद ये लोग यहाँ से पाकिस्तान के निर्माण में जुट गए। इनका एक घोषणा पत्र भी था, लेकिन उस दौरान देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद केंद्रीय खिलाफत समिति और जमीयत उलेमा हिंद के दोनों के प्रमुख सदस्य थे। इनके संविधान में दिए गए उद्देश्य और लक्ष्य इनके वास्तविक स्वरूप को उजागर करते हैं। नंबर 1 था राजनीतिक और गैर राजनीतिक मामलों में इस्लाम के अनुयायियों का मजहबी दृष्टिकोण से मार्गदर्शन करना। नंबर 2 शरीयत के आधार पर इस्लाम, उसके केंद्र जजीरात उल अरब और खिलाफत की पीठ यानी कि इस्लामिक रीति रिवाज और इस्लामिक राष्ट्रीयता को नुकसान पहुंचाने वाले संकटों से बचाए रखना। नंबर 3 मुस्लिमों के सामान्य मजनबी और राष्ट्रीय अधिकारों को प्राप्त करना और उनकी रक्षा करना और उलेमाओं को एक मंच पर संगठित करना। नंबर 4 मुस्लिम कौम को संगठित करना, उसके नैतिक और सामाजिक सुधार के लिए कार्यक्रम शुरू करना। नंबर 5 शरीयत व इस्लामिया द्वारा अनुमानित सीमा तक देश के गैर मुस्लिमों के साथ अच्छे और मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना, यानी जब तक शरीयत ना आए तब तक सेक्युलरवाद का ढोंग करना। इस बात को आरफा खानम शाहीन बाग में एक बार फिर दोहरा चुकी है। यहाँ पर एक आम राय, कम से कम जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कि एक आम राय इसको लेकर बने कि जब तक हम वो आइडियल सोसाइटी बन पाए जहां हमारी मजहबी पहचानों, हमारी मजहबी जो बिलीफ्स हैं, जो हमारे नारे हैं, उनको लेकर एक तरह की का एक्सेप्टेंस पैदा हो, तब तक हम एक इंक्लूसिव प्रोटेस्ट करें। और ये प्रोटेस्ट भी हमें उसी सोसाइटी की तरफ ले जा रहे हैं जहां हम सबको शामिल करेंगे। तो हम अपनी जो आइडियोलॉजी है उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। फिर से मैं यहां पर इसको आई वांट टू रीट्रेट, यहां हम अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी स्ट्रेटेजी बदल रहे हैं। नंबर 6 शरीयत के लक्ष्यों के अनुरूप देश की स्वतंत्रता और मजहब के लिए लड़ना। नंबर 7 कौम की मजहबी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मकाहिम इल सरिया अदालत की स्थापना करना। और अंत में भारत और विदेशी भूमि में मिशनरी गतिविधियों के माध्यम से इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। यानी खिलाफत से शाहीन बाग तक छदम सेकुलर राजनीति के 100 साल पूरे हो रहे हैं। आज से 100 साल पहले भारत में राजनीतिक इस्लाम का आधुनिक दौर शुरू हुआ था, जिसे फिर मजमा लगाकर एक बार फिर उसी अखिल इस्लामवाद को उभारने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें बड़े बड़े खिलाड़ी शामिल है। और भारत की छदम सेकुलर राजनीति जिसकी आंच पर वोटों की फसल काटने का ख्वाब देख रही है, और भारत के नेता इन्हें देशभक्ति बता रहे हैं, जबकि फिर वही कहानी दोहराई जा रही है जिससे आज से 14 दशक पहले सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया था, और आज अवैसी जैसे लोग उसे चला रहे हैं। लेकिन स्वार्थी सियासी नेता इन मजहबी खिलाफाओं की ताप पर कठपुतली बनकर नाच रहे हैं। काश हमारी भी याद रखने की क्षमता हाथी जितनी होती या कम से कम डॉल्फिन जितनी होती, लेकिन हम भूल जाते हैं और वो आज भी याद रखे हुए हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।